नमस्कार। भारतीय संविधान की क्लासेस के साथ साथ आपको राजनीति विज्ञान की जो ऑप्शनल क्लासेस हैं डिलीवर की जा रही हैं, और इस क्रम में हम आज राजनीति विज्ञान का एक कोर ऑफ द कोर टॉपिक थिंकर्स का होता है, और थिंकर्स में इंडियन थिंकर की क्लास आप तक डिलीवर करेंगे। और इस क्रम में कई क्लासेस आप तक डिलीवर की जा चुकी हैं। आज जो क्रम है थिंकर में वो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के बारे में है। जानेंगे सारे सिद्धांतों को महात्मा गांधी के वे सिद्धांत जिन सिद्धांतों से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, और सारे वो सिद्धांत और साथ ही गांधी जी पर किस बात का कितना प्रभाव पड़ा। मसलन कुछ भारतीय प्रभाव उन पर हैं, कुछ वैदेशिक प्रभाव हैं जिन प्रभावों से भी आयोग के द्वारा प्रश्न पूछा जाता है। हम उन सब का अध्ययन करेंगे, लेकिन उसके पहले गांधी जी का एक छोटा सा परिचय। अक्टूबर यानी कि 2 अक्टूबर 1869 में गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में हुआ। वह समय भारत विदेशी दासता का गुलाम था, और गांधी जी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एंट्री किए और संघर्ष किए, तमाम पड़ावों को झेले, और उन्होंने एक लक्ष्य डिसाइड किया और उस लक्ष्य की अगुवाई किया और उन लक्ष्यों को फतेह भी किया। कहा जाता है कि ब्रिटिश सत्ता का जो साम्राज्य था उसका कभी सूर्य अस्त नहीं होता था, लेकिन उस आतताई मानवता विरोधी शासन का समूल विनाश किया और उन आतताइयों को गांधी जी ने विलायत भेज दिया, यानी कि भारत को दासता के चंगुल से मुक्त कराया। गांधी जी एक ऐसे महत्वपूर्ण और लैंडमार्क भारतीय थिंकर हैं जिनका जो सिद्धांत है वह भारत में ही नहीं वरन संपूर्ण विश्व में प्रासंगिक है। मसलन अगर आप अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग को देखें, साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला को देखें, और हमारे पड़ोसी म्यांमार देश में ऑंग सान सू की को देखें, तो इन सब के सिद्धांतों में आप इस बात को बड़ी आसानी से आकलन कर सकते हैं, दृष्टिपात कर सकते हैं कि इन नेताओं ने अपनी सामाजिक बुराई, अपनी राजनीतिक बुराई का समूल नाश करने में गांधी जी के उन सिद्धांतों का प्रयोग किया है जो गांधी जी ने स्वयं से गढ़े थे। तो एक ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जिनकी छवि, जिनकी प्रासंगिकता न केवल भारतीय दर्शन में है, न केवल भारतीय समाज में है, न केवल भारतीय राजनीति में है, भारत की सामाजिक समस्याओं के निराकरण में है, वरन विश्व की संपूर्ण समस्याओं के निराकरण में गांधी जी की प्रासंगिकता सनय सनय ही नहीं बल्कि अनवरत रूप से लगातार प्रासंगिक है। ऐसे में यह परम दायित्व है कि हमारे एग्जाम के सिलेबस में भी इसे रखा गया और हमको उसी का अध्ययन करना है। चलिए हम देखते हैं कि गांधी जी से जुड़े हुए किन किन सिद्धांतों का अध्ययन हमें करना है और हमारे सिलेबस का पार्ट क्या क्या है। सबसे पहले हम जानेंगे गांधी जी के प्रमुख सिद्धांत कौन है। इसमें सत्याग्रह का सिद्धांत है, धर्म तथा राजनीति में समन्वय का सिद्धांत है, दार्शनिक अराजकतावाद या राज्य का दर्शन है गांधी जी का, और इसी के साथ अगला सिद्धांत जो है वह राम राज्य का सिद्धांत है। इसी में स्वराज का सिद्धांत है, सर्वोदय का सिद्धांत है, अहिंसा का सिद्धांत है, और इसी में साधन और साध्य की पवित्रता का सिद्धांत है। आर्थिक विकास पर गांधी जी का सिद्धांत है या आर्थिक विचार पर गांधी जी के विचार हैं। ग्राम पंचायत पर गांधी जी का विचार है, और 7 पापों की अवधारणा का सिद्धांत भी गांधी जी का है जो एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है और इन केस ऑफ फ्यूचर भी यह पूछा जाएगा। फिर यह भी जानेंगे कि गांधी जी की आखिर प्रासंगिकता क्या है। यही जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत ही गांधी जी को प्रासंगिक बनाते हैं। और यह भी देखेंगे कि वैश्वीकरण के युग में, एलपीजी के युग में गांधी जी हमारे लिए किस प्रकार से महत्व रखते हैं। ऐसे ही तो राष्ट्रपिता नहीं कहा गया होगा, कुछ तो ऐसे पिलर होंगे जिन पिलरों को आधार बनाया गया होगा, और यूं ही नहीं हमारी मुद्राओं पर मुस्कुराते हुए गांधी जी की प्रतिमा को छापा गया है। उस प्रतिमा के पीछे भी कुछ निहितार्थ हैं। इन सारे निहितार्थों को जानेंगे और अंत में यह जरूर जानेंगे कि इस व्यक्ति को अर्थात गांधी जी को गांधी बनाने वाले, महात्मा बनाने वाले वे कौन से भारतीय दर्शन थे जिन दर्शन का भारत गांधी जी पर अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। इन सब का हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम गांधी जी के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत सत्याग्रह के सिद्धांत के बारे में जानते हैं, जिस सिद्धांत के दम पर गांधी जी ने उन आतताई
मानवता विरोधी, मानव विरोधी शक्ति का समूल विनाश कर दिया। इसी के बारे में कहा जाता है, दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। उसी कमाल के सिद्धांत को जानेंगे। सिद्धांत है सत्याग्रह का सिद्धांत। सत्याग्रह के सिद्धांत में कभी कभी कई प्रकार से प्रश्न तोड़कर पूछा जा सकता है। कभी कभी यह पूछा जा सकता है कि सत्याग्रह का सिद्धांत का अर्थ क्या है और इसके स्वरूप या विशेषता का वर्णन करें। कभी प्रश्न यह भी बन सकता है कि सत्याग्रह के अर्थ को समझाते हुए सत्याग्रह को प्राप्त करने के लिए कौन कौन से साधन हो सकते हैं। प्रश्न कभी इस प्रकार से भी बनाया जा सकता है कि सत्याग्रह के सिद्धांत की प्रासंगिकता क्या है, तो प्रासंगिकता में उसकी विशेषता और वर्तमान में उसे किस प्रकार से जोड़ा जा सकता है, वर्तमान की समस्याओं का समाधान करने के लिए किस प्रकार से सत्याग्रह का प्रयोग किया जा सकता है, उससे हम जोड़कर प्रश्न को हल कर सकते हैं। या कभी होलिस्टिक अप्रोच में भी प्रश्न बन सकता है कि सत्याग्रह क्या है, इसके अर्थ या विशेषता को समझाते हुए इसके साधनों का वर्णन करके एक मूल्यांकन करें। तो प्रश्न किसी भी प्रकार से बन सकता है। हमारा धर्म है कि हम प्रश्न का या उस सिद्धांत का संपूर्ण कवरेज कर लें, संपूर्ण रूप से उसका अध्ययन कर लें। प्रश्न कहीं से भी पूछे, हम प्रश्न का उत्तर करने में पूर्णतः सक्षम होंगे। तो चलिए जानते हैं कि सत्याग्रह का अर्थ क्या है। सत्याग्रह का अर्थ क्या है इसको जानेंगे, यानी कि सत्य के लिए आग्रह करना। गांधी जी ने इस सिद्धांत का निर्माण भारत में नहीं बल्कि जब साउथ अफ्रीका में वह वकालत करने के लिए गए थे तो उस समय अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों पर बहुत प्रकार से अत्याचार किए जाते थे। गांधी जी को इस बात का पूर्ण आभास था कि अंग्रेजों के पास इतनी सशक्त सेना है, इतने सशक्त प्रशासन है, जिस प्रशासन के दम पर वे हमें हमारी किसी भी लड़ाई का समूल विनाश कर सकते हैं। लेकिन गांधी जी का विजन ये भी क्लियर था कि हमें अंग्रेजी सत्ता से मुक्त होना है या अंग्रेजी अत्याचार से मुक्त होना है। तो उन्होंने इस अत्याचार के समापन के लिए एक रणनीति बनाई और इस रणनीति में उन्होंने एक शब्द को गढ़ने के लिए प्रतियोगिता का आयोजन किया और उस प्रतियोगिता का विषय था कि आप हमें ऐसा हथियार रूपी शब्द बताएं जिस शब्द का प्रयोग करके हम अंग्रेजी सत्ता से लड़ सकें। तो इसके लिए एक वर्ड आया सदग्रह। क्या शब्द आया? सदग्रह। सदग्रह। फिर इसी सदग्रह शब्द से गांधी जी ने सत्याग्रह का निर्माण किया। क्या? सत्याग्रह का निर्माण किया। यानी कि गांधी जी का एक वेपन्स था, हथियार था। युद्ध कई माध्यम से लड़े जाते हैं, हथियारों के दम पर भी लड़े जाते हैं, युद्ध जीते जाते हैं, संधि समझौते कूटनीतियों के माध्यम से युद्ध लड़े जाते हैं, जीते जाते हैं। तो गांधी जी का यह हथियार था, कूटनीति थी, जो भी समझना हो समझ लो। गांधी जी का निहितार्थ था कि हमें अंग्रेजों से डायरेक्ट तो हम लड़ नहीं सकते, अंग्रेजों से लड़ने के लिए हमें पास एक ऐसी टेक्निक होनी चाहिए, उस टेक्निक का प्रयोग करके हम अंग्रेजों को अपने ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं इन अत्याचारों का समापन कर सकते हैं। तो गांधी जी ने इस हथियार का प्रयोग किया, वह हथियार था सत्याग्रह, यानी कि सत्य के लिए आग्रह करना, इसका शाब्दिक अर्थ है। अब गांधी जी को किस समस्या समाधान करना था? उस समय सामाजिक समस्या भी थी, लेकिन मेन समस्या जो उस समय थी गांधी जी की, अंग्रेजों को किस प्रकार से भारत से बाहर किया जाए। तो इसके लिए उन्होंने सत्याग्रह वेपन्स का निर्माण किया और इन्होंने मतलब गांधी जी ने अंग्रेजों से प्रार्थनाएं की, याचना पत्र दिए और उन्होंने कहा कि आप ये जो अत्याचार कर रहे हैं, अफ्रीका में भारतीयों के साथ अत्याचार कर रहे हैं, भारत में भारतीयों के साथ अत्याचार कर रहे हैं, आप ऐसा ना करें, ऐसा ना करें, क्योंकि आपके ऐसे कृत्य से मानवता को बहुत परेशानी हो रही है, बहुत नुकसान हो रहा है। और इसी मानवता को जो नुकसान हो रहा था उसके समापन के लिए सत्याग्रह नामक हथियार का गांधी जी ने प्रयोग किया, यानी कि सत्य के लिए आग्रह करना। अब हम जानते हैं कि सत्याग्रह की विशेषता क्या है, यानी कि यह सिद्धांत किस प्रकार की विशेषताओं को रखता है।
तो ये सिद्धांत की प्राथमिक विशेषता है, यह विरोधियों का अंत करना नहीं चाहता बल्कि उसमें सुधार चाहता है। क्या भारत से अंग्रेजों को गांधी जी बाहर करना चाहते थे, लेकिन गांधी जी यह नहीं चाहते थे कि जो अंग्रेज हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं इनका सर कलम कर दें, या इन्हें जिंदा जला दें, या इन्हें जिंदा मार दें। आप देखते हैं कि जब विभिन्न प्रकार के आंदोलन होते थे और उन आंदोलनों में कहीं हिंसा हो जाती थी, जैसे चोरी चौरा का कांड हुआ, जब उसमें हिंसा हो गई, हमारे देश के स्वतंत्रता के जो पक्षधर थे, जो हमारे स्वतंत्रता के सैनिक थे, उन सैनिकों ने उन अंग्रेजों को जिंदा जला दिया जिन अंग्रेज पुलिस ने या सिपाही ने हमारे सत्याग्रहियों पर हथियार का प्रयोग किया था। लेकिन गांधी जी ने यह जानते हुए कि इन अत्याचारियों ने हमारे सत्याग्रहियों पर गोली चलाई है, उनको मारने की कोशिश की है, लेकिन गांधी जी ने कहा यह हमारे सत्याग्रह के विरुद्ध है, हम जिस हथियार का प्रयोग कर रहे हैं उस हथियार में हिंसा का कोई स्थान नहीं है, खून का कोई स्थान नहीं है, किसी का खून बहे इसका कोई स्थान नहीं है। तो गांधी जी ने कहा कि हम जिस हथियार का प्रयोग करेंगे उस हथियार में विरोधियों का अंत नहीं है, यानी कि हमें अंग्रेजों को मृतक नहीं करना है, मृत्यु नहीं पहुंचाना है, या उनको किसी प्रकार का कष्ट नहीं देना है, बल्कि उनमें जो बुराइयां हैं, बुराइयां क्या थी, वो भारत पर शासन कर रहे थे। गांधी जी ने कहा ठीक है शासन आप करिए, लेकिन आप शासन करने के क्रम में हमारे भारतीयों पर जो अत्याचार कर रहे हैं, लोगों का धर्मांतरण करवा रहे हैं, लोगों को बेसिक नीड की वस्तुएं नहीं दे रहे हैं, हमारे जो उद्योग हैं उनको आप नष्ट कर दे रहे हैं, हमारा जो धर्म है उस धर्म का आप धर्मांतरण कर रहे हैं, हमारी राष्ट्रीय संपदा का विनाश कर रहे हैं, आप ऐसा ना करें। तो पहला सिद्धांत है विरोधियों का अंत करना नहीं, बल्कि विरोधियों में जो समस्याएं हैं, जो बुराइयां हैं, उसका अंत करना सत्याग्रह का प्रथम सिद्धांत है। फिर इसी में दूसरा सिद्धांत है गांधी जी का, सत्य की विजय प्राप्त करना। यानी कि गांधी जी कहते हैं कि हम वो विजय चाहते हैं, वो विक्ट्री चाहते हैं जिसमें सत्य की विजय हो। आप ऐसे समझिए कि युद्ध होता है, युद्ध में हमेशा ये नहीं होता कि जिसकी गलती होती है वही पराजित होता है। विश्व पर या वैश्विक स्तर पर आप ऐसे एग्जाम्पल देखेंगे जिसमें जिस देश की हार हुई, एक्चुअली में वह हार का पात्र नहीं था, उसकी गलती नहीं थी। जैसे प्रथम विश्व युद्ध देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध देखिए, आज जैसे यूक्रेन और रूस का विवाद देखिए। असल में अगर रूस और यूक्रेन में यह सच्चाई देखी जाए कि कौन गलत है और कौन सही है, तो इसका एक पक्ष हो सकता है, और दूसरा पक्ष यह भी हो सकता है कि अगर यूक्रेन हार भी जाए, रूस जीत भी जाए, तो क्या यह सत्य की जीत होगी? अगर रूस हारेगा तो क्या सत्य की जीत होगी, या यूक्रेन हारेगा तो सत्य की पराजय होगी? नहीं। तो गांधी जी का कहना था कि हम युद्ध इसलिए नहीं लड़ते कि हमें केवल विजय प्राप्त करनी है, हमें सत्य की विजय प्राप्त करने के लिए आंदोलन करना है, सत्याग्रह करना है। कैसे? कि अंग्रेजों को हम भारत में हटा देंगे, अंग्रेजों के विरुद्ध हम लड़ाई लड़ेंगे सत्याग्रह के माध्यम से, और हमारे सत्य की विजय होगी, क्योंकि हम सत्य के मार्ग पर हैं। सत्य का मार्ग हमारा इसलिए है क्योंकि अंग्रेज हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। तो इसका दूसरा सिद्धांत की विशेषता है कि सत्य की विजय प्राप्त करना चाहता है कौन? सत्याग्रह का सिद्धांत। फिर कहता है तीसरा इसी में बात, यह शक्तिशाली व्यक्तियों का हथियार है, कायर व्यक्तियों का नहीं। यानी कि सत्याग्रह करना किसी लाचार व्यक्ति, किसी कायर व्यक्ति की पहचान नहीं है। कायर व्यक्ति तुरंत हथियार उठा लेता है। जो शक्तिशाली व्यक्ति होता है वही सत्याग्रह कर सकता है, सामाजिक समस्या के लिए, राजनीतिक समस्या के समाधान के लिए। सत्य का आग्रह करने की क्षमता मजबूत व्यक्ति के हाथों में होती है। वही व्यक्ति सत्य का मार्ग पर चल सकता है जिसके पास स्वयं की शक्ति हो, शक्तिशाली हो, वजनदार हो, यानी कि उसकी बातों में दम हो, उसके कृत्यों में एक धर्म हो। वह व्यक्ति सत्याग्रह को कर सकता है, कायर व्यक्ति सत्याग्रह को नहीं कर सकता है। तो तीसरा सिद्धांत यह है कि कायर व्यक्ति सत्याग्रह नहीं कर सकता। फिर इसी में अगला सिद्धांत गांधी जी ने कहा कि यह स्वयं से शुरू किया जाने वाला सिद्धांत है। यानी कि गांधी जी ने कहा कि सत्याग्रह करना है तो आप पहले स्वयं सत्याग्रही बनिए। इसका मतलब यह है
कि आप जिस समस्या का समाधान करना चाहते हैं, आप जिस सामाजिक बुराई का समाधान करना चाहते हैं, वह सामाजिक बुराई तो समाप्त होगी, लेकिन यदि आप में कोई बुराई है, मान लीजिए आप कहते हैं कि जो जातियों के साथ या समूहों के साथ या जो गरीब वर्ग हैं इनके साथ शोषण ना हो, तो आप भी अगर किसी भी माध्यम से शोषण कर रहे हो तो पहले आप अपने शोषण करने का कृत्य या कार्य छोड़ें, तब आप सत्याग्रही बन सकते हैं। यानी कि सत्याग्रह करना है तो पहले आप अपने में अमूलचूल परिवर्तन लाइए। और अमूलचूल परिवर्तन किसका? सत्याग्रह का, कि आप सत्य के मार्ग पर हो। जैसे गांधी जी की एक बार तबीयत खराब हुई, गांधी जी की वाइफ की तबीयत खराब हुई और उनकी वाइफ से कहा गया कि आप नमक छोड़ दें तभी आप ठीक हो पाएंगे, तो गांधी जी ने स्वयं नमक छोड़ दिया। तो ये है एक्शन लेना है तो सबसे पहले आप अपने पर लीजिए, आप में जो बुराइयां हैं उन बुराइयों को समाप्त करिए। फिर गांधी जी ने कहा कि ये जो सत्याग्रह का सिद्धांत है या कर्मयोग का सिद्धांत है, यानी कि इन्होंने गीता से इस दर्शन को बढ़ाने के लिए, इस दर्शन की गुरुता को बढ़ाने के लिए, इस दर्शन को विस्तृत करने के लिए सिद्धांत लिया। कहां से? श्रीमद् भागवत गीता से। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कर्मयोग का सिद्धांत, यानी कि ये जो सत्याग्रह है ये कर्म का सिद्धांत है। ये पढ़ने के लिए नहीं, केवल पढ़ने के लिए सिद्धांत है, बल्कि आपको कर्म करते रहना चाहिए, सकारात्मक कर्म करते रहना चाहिए। वे कर्म करते रहिए जिससे आपकी जनता को, आपके देश को और विश्व को फायदा हो, ऐसे कार्य करते रहिए। यानी कि सत्याग्रह का सिद्धांत एक कर्मयोग का सिद्धांत है। फिर उन्होंने कहा कि समस्या का समाधान अंतिम साधन के रूप में, समस्या समाधान का अंतिम साधन के रूप में इसका प्रयोग, यानी कि गांधी जी ने कहा कि सत्याग्रह तब किया जाए जब समस्या के समाधान करने के लिए कोई हथियार न बचे हो। आपको ये लगे कि अब इस समस्या का समाधान का एकमात्र वेपन्स बचा है, एकमात्र हथियार बचा है, तभी आप सत्याग्रह का प्रयोग करें। यानी कि हर समस्या के समाधान के लिए आप सत्याग्रह ना करें, सत्याग्रह का तभी प्रयोग करें जैसे मान लीजिए किसी समस्या के समाधान करने के लिए 5 विकल्प हो सकते हैं। तो अगर सत्याग्रह को लास्ट वाला माने तो पहले ये जो 1, 2, 3, 4 सिद्धांत हैं, इन सिद्धांतों का, इन हथियारों का प्रयोग कर लीजिए। जब ये चारों हथियार निष्फल हो जाएं तब आप परमाणु बम फेंकिए। तो यह परमाणु बम की तरीके से सिद्धांत है कि अब अगर हम परमाणु बम नहीं दगाएंगे तो हमारी जो राष्ट्रीय एकता है, हमारी अखंडता है, वह उसका समापन हो जाएगा। उसी प्रकार से गांधी जी ने कहा कि समस्या के समाधान करने के लिए जितने भी संसाधन, जितने भी हथियार उपलब्ध हैं, वे सारे हथियार, सारे संसाधन फेल कर जाएं, तब आप सत्याग्रह का प्रयोग करें। फिर उन्होंने कहा कि सत्याग्रह आप तभी करें जब आपके पास जनता का समर्थन हो। यानी कि आप देखेंगे राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी ने कौन सी नीति अपनाई थी? 2 सिद्धांत आप खूब पढ़ते होंगे, सतत संघर्ष का सिद्धांत, सतत संघर्ष का सिद्धांत, और आप दूसरा पढ़ते हैं संघर्ष, समझौता, संघर्ष सिद्धांत। ये सिद्धांत आप मॉडर्न हिस्ट्री में खूब पढ़ते होंगे और खूब इसका प्रयोग हुआ स्वतंत्रता आंदोलन में। यानी कि सतत संघर्ष का सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वह हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का सिद्धांत था या उनकी अप्रोच थी कि अगर किसी समस्या का समाधान करना है तो आप उस समस्या का समाधान करने के लिए तब तक न रुकें जब तक कि उस समस्या का समाधान न हो जाए। मसलन कि अगर आपको अंग्रेजों को भारत से बाहर खदेड़ना है तो आप अंग्रेजों से तब तक युद्ध करते रहिए, तब तक इनके साथ संघर्ष करते रहिए जब तक कि अंग्रेज जो हैं भारत से भाग न जाए या भारत विजय न प्राप्त कर ले अंग्रेजों पर। लेकिन गांधी जी इसके जस्ट अपोजिट कहते हैं। गांधी जी कहते हैं संघर्ष तो करो, लेकिन संघर्ष करने के लिए आप अकेले नहीं कर सकते, आपको जनता के समर्थन की भी आवश्यकता है। और जनता लगातार किसी आंदोलन में, किसी संघर्ष को नहीं लड़ सकती है क्योंकि जनता के पास और भी काम है। तो संघर्ष करो, फिर समझौता कर लो, तब तक जनता अपने को मजबूत कर ले, आप अपनी शक्तियों को मजबूत कर ले, फिर आप संघर्ष करें। तो गांधी जी कहते हैं कि ये जो सत्याग्रह का सिद्धांत है इसमें जनता का समर्थन अति आवश्यक है। भाई अगर जनता का समर्थन ही नहीं होगा तो आप अकेले लड़ेंगे, पकड़ के आपको जेल में डाल देंगे। इसीलिए चाहे वो दंडी मार्च हो,
चाहे भारत छोड़ो आंदोलन हो, चाहे असहयोग आंदोलन हो, गांधी जी ने उस समय तक ही आंदोलन को चलाया जिस समय तक गांधी जी को लगा था कि हमारी जनता कंधे से कंधे मिलाकर चल रही। जिस क्षण गांधी जी को लगा कि जनता अब थक गई है या जनता को रेस्ट की आवश्यकता है, गांधी जी ने तुरंत आंदोलन को समाप्त कर दिया। उसके बदले गांधी जी को कितने बार अपमान झेलना पड़ा और अंत में गांधी जी को कहना पड़ा गांधी मर सकता है पर गांधीवाद नहीं। तो सत्याग्रह के सिद्धांत में गांधी जी ने कहा कि जनता का समर्थन होना चाहिए। फिर इन्होंने कहा कि समझौते के लिए भी तैयार रहना चाहिए, यानी कि आप जिस कार्य के लिए सत्याग्रह कर रहे हैं, जिस विजन के लिए सत्याग्रह कर रहे हैं, अगर उस सत्याग्रह को प्राप्त करना है तो जिसके विरुद्ध आप संघर्ष कर रहे हैं उससे समझौता भी कर लीजिए। आप देखते हैं ना, गांधी जी ने कितनी बार समझौता किया, जैसे डंडी मार्च किए या लॉर्ड इरविन से समझौता किए, डंडी मार्च के बाद भी उन्होंने समझौता कर लिया। तो गांधी जी प्रैक्टिकली रूप से बता रहे हैं कि आप समझौता कर लें। अगर आपको लगता है कि आप जिस विजन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं उस विजन में आपको सफलता पूर्ण मिली हो या आंशिक, लेकिन कुछ आपको लाभ या आप कुछ लाभ की स्थिति में हो तो आप समझौता भी कर लें। तो गांधी जी कहते हैं सत्याग्रह के सिद्धांत में अनिवार्य है कि आप समझौते के लिए भी तैयार रहें। फिर गांधी जी ने इसी सिद्धांत में कहा कि जब आप सत्याग्रह कर रहे हो तो एक साथ कई मुद्दों को ना जोड़ें। यानी कि गांधी जी बहुत क्लियर विजन के आदमी थे कि बस एक ही लक्ष्य रखना है। क्या? एक ही लक्ष्य, एक ही लक्ष्य। ये नहीं कि एक साथ लगातार, जैसे क्या होता है आईएएस की भी तैयारी कर रहे हैं और कहीं एसएससी का फॉर्म निकला उसमें भी फॉर्म भर दिए, बैंकिंग में निकला उसमें भी फॉर्म भर दिए, रेलवे का फॉर्म निकला उसमें भी आंदोलन, उसमें भी फॉर्म भर दिए, और कहीं रेलवे का आंदोलन हो गया तो आंदोलन में भी जाकर बैठ गए। तो आप इस तरीके से अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। वही गांधी जी ने सत्याग्रह में कहा कि आप एक साथ कई मुद्दों को ना जोड़ें। मान लीजिए आप डंडी मार्च नमक आंदोलन करने गए थे, उसी में आप कह दें कि आप डंडी मार्च किए कि आपको नमक कर को हटाना था, आप नमक कर को हटाने की भी बात करने लगे। उसी समय कहें कि एक बात हम और चाहते हैं इसी आंदोलन से कि जो अंग्रेजी पुलिस है वह भी समाप्त हो जाए। फिर इसी में आप कहने लगे कि जो भारतीय उद्योगों पर टैक्स लगाती है ब्रिटिश सरकार उसको भी समाप्त कर दे। तो ये कई मुद्दे एक साथ हो गए। तो गांधी जी कह रहे नहीं, एक साथ कई मुद्दों को नहीं चलाना है, यह सत्याग्रह का सिद्धांत है। तो अगर हम एक बार इसको रिवीजन के तौर पर देखें कि कौन कौन से सिद्धांत हैं जो सत्याग्रह के तहत या सत्याग्रह की विशेषता है, तो उसमें है कि विरोधियों का अंत नहीं करना बल्कि उनमें सुधार करना, सत्य की विजय प्राप्त करना शक्तिशाली व्यक्तियों का साधन है, कायर व्यक्तियों का साधन सत्याग्रह नहीं है। यह स्वयं से शुरू किया जाने वाला कर्मयोग का सिद्धांत है। समस्या का अंतिम साधन के रूप में समस्या के अंतिम समाधान के रूप में सत्याग्रह का प्रयोग करना चाहिए और जनता का समर्थन हो। साथ ही आप हमेशा समझौते के लिए तैयार रहें और एक साथ कई लक्ष्यों को ना जोड़ें अगर आपको सत्याग्रह से विजय प्राप्त करनी है। तो ये बात थी कि सत्याग्रह की विशेषता क्या है। अब हम इसी में जानते हैं कि सत्याग्रह के साधन कौन कौन से हो सकते हैं, कि आखिर आप जो सत्याग्रह के माध्यम से विजय प्राप्त करना चाहते हैं उस विजय को प्राप्त करने के लिए आपके पास इक्विपमेंट्स क्या होने चाहिए या उसके साधन क्या होने चाहिए। तो इसमें उन्होंने गांधी जी ने कहा असहयोग और सविनय अवज्ञा। अगर आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करना है सत्याग्रह के माध्यम से तो आपको असहयोग की टेंडेंसी का भी प्रयोग करना पड़ेगा और आपको सविनय अवज्ञा का भी प्रयोग करना पड़ेगा। यानी कि आप देखेंगे गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया। असहयोग का मतलब क्या हुआ कि जनता शासक के कार्यों में सहयोग न करे। यानी कि जैसे सरकार कह रही है कि आप बाहर आंदोलन मत करो, सरकार कह रही है आंदोलन मत करो, लेकिन जनता कह रही है हम आंदोलन ही करेंगे। सरकार कह रही है कि आप विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करने आइए, लोग विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करने नहीं जा रहे हैं। सरकार कह रही है कि आप नेशनल हाईवे को मत जाम करिए, लोग नेशनल हाईवे को जाम कर दे रहे हैं। सरकार कह रही है कि आप कानून को फॉलो करें, लोग कानून को फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। सरकार कह रही है 10 लोग एक जगह इकट्ठे मत हो, वहां 100 लोग इकट्ठे हो रहे हैं। तो सरकार से असहयोग करना, सरकार की बात को ना मानना,
सरकार कह रही है कि आप लोग कोर्ट में आए, वकालत करें, सुलह करें। हम आपसे विनती के साथ कह रहे हैं, हम आपसे लड़ना नहीं चाहते, लेकिन हम कोर्ट में भी नहीं आएंगे, हम आपके बनाए हुए कपड़ों को नहीं पहनेंगे। क्या हुआ था? स्वदेशी आंदोलन क्यों चलाया गया था? यही सब तो है स्वदेशी आंदोलन का प्रतिकार। स्वदेशी आंदोलन प्रतिकार के रूप में क्यों चलाया गया कि हम ब्रिटिश सत्ता का प्रतिकार करते हैं, ब्रिटिश सत्ता का जो या ब्रिटिशर्स द्वारा की कंपनियों के द्वारा बनाए गए कपड़े हैं उनको नहीं धारण करेंगे, हम उनकी होली जला देंगे। ये सब क्या था? ये सब सत्याग्रह के साधन के रूप में गांधी जी ने प्रयोग किया और जनता से भी करवाया। फिर गांधी जी ने कहा कि चलिए अगर असहयोग और सविनय अवज्ञा से भी काम नहीं होता तो स्वैच्छिक पलायन या हिजरत कर दीजिए। इसका मतलब क्या हुआ? स्वैच्छिक पलायन का मतलब ये हुआ कि आपको लगता है कि प्रॉपर कोई जगह, मान लीजिए ये एक्स नाम की जगह है, इस एक्स नाम की जगह पर आपके साथ बड़ा अत्याचार हो रहा है और आपने सत्याग्रह किया, लेकिन फिर भी आपका सत्याग्रह काम नहीं आया, तो आप सत्याग्रह में सत्य के माध्यम से या अनुनय विनय के माध्यम से समस्या का समाधान करेंगे। लेकिन यहाँ का जो शासक है, यहाँ की जो व्यवस्था है, वह व्यवस्था आपके सत्याग्रह को मान ही नहीं रही है। आपने सविनय अवज्ञा भी कर लिया, असहयोग भी कर लिया, फिर भी काम नहीं बना और आपको हथियार भी नहीं उठाना है। तब फिर गांधी जी ने कहा क्या करना है, तो गांधी जी ने कहा आप वहां से हट जाइए, हिजरत कर लीजिए। जैसे अभी कश्मीरी हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हुआ था या कश्मीरी पंडितों के साथ अत्याचार हुआ था, उन्होंने सत्याग्रह का साफ साफ प्रयोग किया है, उन्होंने हथियार नहीं उठाए, उन्होंने अनुनय विनय किया, लेकिन वहां के लोग नहीं माने तो वो लोग हिजरत कर गए, यानी कि स्वैच्छिक रूप से पलायन कर लिए, लेकिन उन्होंने हथियार नहीं उठाए। ये गांधी जी की प्रासंगिकता है, ये गांधी जी का दर्शन है कि दिख रहा है समस्या है, अगर हम अनुनय विनय करेंगे, आप नहीं मानेंगे तो हम आपसे लड़ेंगे नहीं, हम वहां से हट जाएंगे। और आप देखते होंगे जब मोहम्मद साहब के साथ वहां अत्याचार हुआ तो मक्का से मदीना चले आए, हिजरत शब्द वहीं से आया हुआ है कि मोहम्मद साहब के साथ भी अत्याचार हुआ तो मोहम्मद साहब ने हथियार नहीं उठाया, बल्कि बोले ठीक है आप हमारा मक्का में शोषण करेंगे, हमारे साथ मक्का में बदसलूकी करेंगे, हम मदीना चले जाएंगे। तो मोहम्मद साहब ने भी ऐसा किया था। फिर गांधी जी ने कहा कि आप अनशन का भी प्रयोग कर सकते हैं सत्याग्रह के लिए। आप जानते हैं खूब गांधी जी अनशन पर बैठते थे, भूख हड़ताल कर देते थे। जैसे मील हड़ताल आपने देखा, मील हड़ताल देखा तो ये क्या था? अनशन ही तो था गांधी जी का। गांधी जी अनशन पर बैठ जाते थे। अहमदाबाद मील हड़ताल देखिए, चंपारण सत्याग्रह देखिए, गांधी जी ने कैसे अंग्रेजों से समस्या का समाधान किया। फिर उसी के साथ गांधी जी ने कहा कि अगर अनशन से भी काम न बने तो आप उपवास करना शुरू कर दीजिए, कह दीजिए कि हम अब उपवास तब तक करेंगे जब तक कि आप समस्या का समाधान नहीं कर देंगे। और आप देखते हैं कि गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेजों को भगाने के लिए कई बार जेलों में ही भूख हड़ताल शुरू कर दिए। जैसे आप जब गांधी और अंबेडकर के मध्य जो समझौता हुआ था उसमें भी आप देखेंगे कि गांधी जी ने जेल में ही उपवास करना शुरू कर दिया। और उपवास क्यों किया? उन्होंने कहा कि देखिए जो अंग्रेजों ने कानून बनाया है पृथक निर्वाचन का, उस पृथक निर्वाचन से हमारा जो हिंदू समाज है वो कई भागों में बढ़ जाएगा, और जब ये कई भागों में बढ़ जाएगा तो भारत में कई देश हो जाएंगे और जो हमारी सामाजिक समरसता है वह अनादिकाल तक तबाह हो जाएगी, कभी हम लोग एक ही नहीं हो पाएंगे। उसके लिए गांधी जी तुरंत उपवास पर बैठ गए। तो ये उपवास पर क्यों बैठे? क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम सत्याग्रह ही करेंगे और सत्याग्रह के लिए हम जो हथियार प्रयोग करेंगे उसमें उपवास भी एक साधन है, एक हथियार है। फिर उन्होंने कहा कि सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए। किसका? मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कोई समस्या है, मान लीजिए एक्स नाम का व्यक्ति है, एक्स नाम का कोई व्यक्ति है और यह बहुत अत्याचार करता है। इससे पहले कहिए देखो भाई आप अत्याचार मत करो, लेकिन ये फिर भी नहीं मानता, तो गांधी जी ने कहा इसका सामाजिक बहिष्कार कर दो, यानी कि इससे ना कोई बोले ना इससे कोई संबंध रखे, तब ये सुधर जाएगा। हाँ, लेकिन इस पर हथियार का प्रयोग नहीं करना है। हथियार क्या प्रयोग करना है? सत्याग्रह का। इसको हटा दो यहां से, समाज से इसको बेदखल कर दो। और बेदखल करने का कारण क्यों है? कि जो सामाजिक समस्या है उसका समाधान करना है। तो सामाजिक समस्या हो या राजनीतिक समस्या हो,
उसका समाधान करना है। तो ये साधन थे गांधी जी के सत्याग्रह के। अब हम देखते हैं कि जो गांधी जी का सत्याग्रह का सिद्धांत है, जो सत्य के माध्यम से, अनुनय विनय के माध्यम से, हथियारों के बिना प्रयोग के माध्यम से सामाजिक या राजनीतिक समस्या के समाधान करने के लिए एक महत्वपूर्ण हथियार के रूप में गांधी जी ने उसका प्रयोग किया, और हम लोगों को भी प्रयोग करने के लिए उन्होंने सलाह दिया और आगाह किया। और कहीं ना कहीं इसके वैश्विक संदर्भ पर हमें उदाहरण देखने को मिलते हैं कि गांधी जी के सत्याग्रह के माध्यम से समस्या का समाधान हो रहा है। लेकिन ये जो गांधी जी का सत्याग्रह का सिद्धांत है, इसमें कुछ मूलभूत कमियां हैं, बुनियादी कमियां हैं। उन बुनियादी कमियों को भी हम देखते हैं। जैसे आलोचक आलोचना करते हैं गांधी जी के सिद्धांत की कि गांधी जी ये बताइए कि जब कोई निरंकुश शासक हो उसके सामने आप सत्याग्रह का प्रयोग कैसे करेंगे। जैसे हिटलर, अब हिटलर लोगों को चैम्बर में भर भर के मार रहा है, चैम्बर बना दिया है, उसमें जो प्राणघातक गैसों को भर दिया है या प्राणघातक गैसों के चैम्बर में लोगों को डाल दिया। ऐसी स्थिति में आप बताइए कि आप क्या करेंगे। आप सत्याग्रह करने के लिए जिंदा बचेंगे जब आप गैस के चैम्बर में मरने के लिए डाल दिए गए, और ऐसी स्थिति में आप अपने साथ न्याय कैसे करेंगे। आप तो खुद ही उसमें मर गए, तो आप किस प्रकार से सत्याग्रह करेंगे। तो गांधी जी की आलोचना, गांधी जी के सिद्धांत की आलोचना की जाती है कि गांधी जी ने सत्याग्रह की जो बात की, वह जो निरंकुश शासक है उनसे किस प्रकार से लड़े। और स्वयं गांधी जी ने भी कह दिया अंत में, करो या मरो। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी ने क्या कहा, करो या मरो। उन्होंने कहा कि हे भारतीयों, तुमसे मैं एक ही बात कहता हूं, या तो तुम अंग्रेजों से लड़कर मर जाओ, लेकिन जिंदा मत रहो अपनी दास्ता को देखने के लिए। तो गांधी जी भी कंफ्यूज हो गए हैं, लेकिन गांधी जी का उद्देश्य तो साफ था कि अंग्रेजों को भगाना है। ठीक है, सत्याग्रह उस समय था। फिर इन्होंने कहा कि विदेशी देशों की नकारात्मक स्थिति है, इसकी आलोचना की जाती है कि गांधी जी कहते हैं सत्याग्रह करो, हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई। अब हिंदी चीनी भाई भाई सत्याग्रह के लिए क्या, 1962 में चीन ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया, हमारे भूभाग को ले गया अक्साई चीन। हम लोग सत्याग्रह करते रहते तो और लेके चला जाता। फिर इसी तरीके से देखिए, हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान हमसे कितना युद्ध लड़ा, कारगिल युद्ध लड़ा, समय समय पर लड़ता रहता है। हम उस पर हम भी अटैक करते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं। अब पाकिस्तान हमारे ऊपर आतंकवादियों को भेजे, चीन हमसे लड़ने के लिए डोकलाम में तैयार हो जाए, तो हम सत्याग्रह करेंगे। भाई साहब देखिए, हम सत्याग्रह कर रहे हैं, आप मान जाइए। वो कह रहा हम मानेंगे नहीं, हम हथियार लेके आए, इसका क्या करें। तब गांधी जी क्या करेंगे, गांधी जी का सत्याग्रह क्या करेगा। तो ये भी समस्या है। फिर कुछ लोग कहते हैं कि अगर गांधी जी के सत्याग्रह में इतनी ही क्षमता होती तो जिन्ना को मना लेते, बहुत समय था। ऐसी तो बात नहीं थी, ऐसी तो बात नहीं थी कि जिन्ना को मनाने के लिए समय नहीं था, समय पर्याप्त नहीं था, बहुत समय था। फिर गांधी जी का सत्याग्रह कहां गया। इसी तरीके से भगत सिंह को फांसी दी गई, सुखदेव को फांसी दी गई। उस समय सत्याग्रह गांधी जी क्यों नहीं कर पाए, बल्कि स्वयं गांधी जी ने समझौता कर लिया। तो हर समस्या के समाधान के लिए आलोचकों के द्वारा आलोचना की जाती है कि सत्याग्रह सफिशिएंट, पर्याप्त नहीं है। तो ये कुछ मूलभूत समस्या है, जो समस्याएं गांधी जी के सिद्धांत में यानी कि सत्याग्रह के सिद्धांत में दिखती हैं। फिर इसी तरीके से गांधी जी ने कहा कि सत्याग्रह में आत्मा की आवाज सुनाई देती है। ऐसा तो कोई बना नहीं है उपकरण, हेडफोन से आप गाना सुन सकते हैं, कानों में डायरेक्ट आपकी आवाज आ सकती है, लाउड स्पीकर से आप और तेज से बोल सकते हैं, क्रेस्कोग्राफ से या धड़कन नापी जा सकती है, या जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी इक्विपमेंट्स बने हैं, मेडिकल साइंस ने डेवलप किया है, उसमें आप हृदय की आवाज सुन सकते हैं, दिमाग में क्या चल रहा है सिटी स्कैन करवा सकते हैं। लेकिन आत्मा की आवाज हम कैसे सुनेंगे। लोग कहते हैं गांधी जी बताइए कि सत्याग्रह में आत्मा की आवाज कैसे आती है। कि कोई कहेगा हमारी आत्मा कह रही है कि सत्याग्रह नहीं करिए, परमाणु बम मारिए। और ऐसी जटिल परिस्थिति है कि आर्म रेस बढ़ रही है। अभी देखिए, नॉर्थ कोरिया ने ऐसे इंटरबैलिस्टिक मिसाइल बनाया कि अमेरिका तक पहुंच गई। अमेरिका पहले कहता था कि तुम्हारी मिसाइल हमारे पास नहीं आ पाएगी, छोटी है, इसका इंच बढ़ाओ।
नॉर्थ कोरिया ने बढ़ा दिया, कई इंच नहीं किलोमीटर में बढ़ा दिया, अब सीधा इंटर बैलिस्टिक मिसाइल अमेरिका तक पहुंचेगी। अब अमेरिका कैसे सत्याग्रह करेगा? देखिए रूस ने यूक्रेन की स्थिति को तबाह कर दिया है। अब पूरे विश्व के लोग सत्याग्रह कर रहे हैं कि मान जाइए बहुत गलती कर रहे हो आप, यूक्रेन को तबाह कर रहे हो, लेकिन रूस मान रहा है। ताबड़तोड़ अटैक, ताबड़तोड़ बमबारी। तो गांधी जी का सत्याग्रह वैश्वीकरण में कहां काम आएगा? पाकिस्तान भी भारत भूमि से अलग हुआ उस समय, जो भारत से पाकिस्तान में लोग गए गांधी जी के सत्याग्रह को जानते थे, लेकिन आप जानते हैं कितना खून खराबा हुआ। बंगाल से लगाकर पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर से लेकर हैदराबाद तक, कहां गांधी जी का सत्याग्रह काम आया? और गांधी जी ने जिस सत्याग्रह का प्रयोग अंग्रेजों को हटाने के लिए किया था, गांधी जी भी उसको भूल गए। उन्होंने कहा करो या मरो, अंग्रेजों से दास्ता के लिए आप जिंदा मत रहो, या तो लड़ो या मर जाओ, जिंदा मत रहो। तो गांधी जी खुद ही अपने सिद्धांत को भूल गए। तो ये आलोचना की जाती है कि गांधी जी ने सत्याग्रह तो कहा, लेकिन खुद ही सत्याग्रह पर नहीं चले। वैश्विक स्तर पर लोग सत्याग्रह पर नहीं चल रहे हैं, लोग आर्म रेस बढ़ा रहे हैं, रोज मिसाइल का बटन बड़ा कर रहे हैं। तो ये था गांधी जी का सत्याग्रह। लेकिन फिर भी अगर इसका हम एक मूल्यांकन करें, तो मूल्यांकन का मतलब क्या होता है? जो आपने पक्ष विपक्ष देखा, उसी पक्ष विपक्ष को आप कंक्लूड कर दीजिए कि गांधी जी का सत्याग्रह का सिद्धांत सामाजिक और राजनीतिक समस्या के समाधान के लिए अनुनय विनय या सत्य के मार्ग की बात करता है, जिसमें हिंसा की कोई बात नहीं होती, और इसमें कर्मयोग स्वयं से किया जाने वाला सत्याग्रह या स्वयं से सबसे पहले स्टार्ट किया जाता है। इसमें विरोधियों का अंत नहीं, बल्कि विरोधियों के बुराइयों का अंत करना शामिल होता है। इसमें असहयोग, सविनय अवज्ञा, हिजरत जैसे साधनों का प्रयोग करते हुए समस्या के समाधान के लिए एक प्रयास किया जाता है। और वैश्विक संदर्भ में कुछ इसके एग्जाम्पल देखे जाते हैं जहां पर समस्या के समाधान के लिए लोग सत्याग्रह करते हैं, लेकिन फिर भी इसमें कुछ मूलभूत समस्याएं हैं जो समय समय पर दिखती हैं। तो यह था गांधी जी का सत्याग्रह का सिद्धांत। आई थिंक आपको गांधी जी का सत्याग्रह का सिद्धांत सहज और सरल रूप से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम गांधी जी के राम राज्य का सिद्धांत, गांधी जी के 7 पापों का सिद्धांत, गांधी जी का जो सर्वोदय का सिद्धांत है, गांधी जी का वैश्वीकरण में किस प्रकार से योगदान है या आज वह किस प्रकार से प्रासंगिक है, और गांधी जी का राम राज्य क्या था, गांधी जी अराजकवादी कैसे थे, क्योंकि गांधी जी कहते थे राज्य नहीं होना चाहिए, राज्य एक आवश्यक बुराई है, गांधी जी का स्टेटमेंट है, इसको भी जानेंगे। फिर हम यह भी जानेंगे कि गांधी जी आखिर अपने इन दर्शनों को प्रतिपादित करने के क्रम में किन किन ग्रंथों से, जैसे गीता से, रामायण से, और कुछ विदेशी थिंकर्स हैं जैसे टॉलस्टॉय है, इसके प्रभाव से भी प्रभावित हुए। गांधी जी ने पहली मूवी देखी, उस मूवी से भी प्रभावित हुए। तो ऐसे सारे बातों का अध्ययन करेंगे। गांधी जी का साउथ अफ्रीका का जो एक्सपेरिमेंट था, उस एक्सपेरिमेंट का प्रयोग भारत की स्वतंत्रता को आगे बढ़ाने के लिए, भारत की स्वतंत्रता में किस प्रकार से उस एक्सपेरिमेंट का उन्होंने प्रयोग किया, इन सारे मुद्दों को जानते हुए फिर लास्ट में हम एक कंक्लूड करेंगे कि गांधी 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 कैसे हैं, आखिर गांधीवाद का प्रभाव हमारे देश में और इस विश्व में किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। इन सारे विषय वस्तुओं का हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।